औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तनसिर जावेद असबे वादा रात 10 बजे आपकी खिदमत में हाजिर। और जी पूरे 10 हो गए। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोरिया में गाड़ी की इंश्योरेंस और री एंट्री का काफ़ी इशू चल रहा है आजकल। और एक अच्छी खबर भी है री एंट्री के बारे में, लेकिन उस पर हम डीपली जो है वो बात करेंगे आज इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस वाली जो सूरत हाल है उसको ज़रा देख लें, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने, हमारे जो जवान है माशाल्लाह मुजाहिद हमारे, उन्होंने गुज़िश्ता छुट्टियों में काफ़ी गुल खिलाए हैं। मैं फर्दन जिक्र तो नहीं करूँगा, लेकिन क्या है कि जो जो उनको मुश्किलात पेश आई हैं या जो जो उनके साथ मामलात हुए हैं उनको ज़ेर बहस लाएंगे, और उसका सद्देबाब क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की इंश्योरेंस से। सबसे पहले अभी 4 मिनट पहले का वाक़या आपको बताता हूँ कि मेरे एक क्या कहते हैं कि छोटे भाई हैं, उनकी अचानक गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया। और वो कोरिया में नए थे, और नए तो नहीं थे, खैर स्टूडेंट है वो, थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन इतनी लैंग्वेज नहीं आती है कि वो उसको डील कर सकें। तो उन्होंने कॉल की, और मसला ये था कि उनको अपना फ़ोन नंबर जो है ना वो इंश्योरेंस कंपनी का वो भी सही एग्जैक्ट मालूम नहीं था। तो सबसे पहले गाड़ी की इंश्योरेंस करवाने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की जो इंश्योरेंस है वो किस कंपनी की हुई हुई है। ठीक है, आपको कंपनी का पता होना चाहिए। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में, या आप उसको मेमोराइज कर लें, उनका जो फ़ोन नंबर होता है, जो उनकी कस्टमर सर्विस फ़ोन नंबर होता है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये बहुत दफ़ा पहले भी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, कोरिया में गाड़ी की इंश्योरेंस जिसे छेगिम फॉर्म कहते हैं, जो सिर्फ अगली गाड़ी को प्रोटेक्ट करती है, या अगला जो उसमें होता है बंदा वो उसको प्रोटेक्ट करती है, वो जस्ट क्या कहते हैं कि फॉर फॉर्मेलिटी जिसे कहते हैं वो चीज़ होती है ना। तो उसमें आजकल आपको पता है कि कोरिया में कोई पुरानी गाड़ी तो चलाता ही नहीं, ज़्यादातर इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं। खुदा न खास्ता अगर हमारी गलती होती है, हमसे गाड़ी लग जाती है, तो अपनी गाड़ी तो जाती ही जाती है, लेकिन आगे का नुकसान भी इंश्योरेंस की जितनी वो क्या कहते हैं कि कवरेज है उसकी रेंज से वो ज़्यादा ही होता है तकरीबन ना सिलसिला। तो वो फिर हमें पल्ले से देने पड़ते हैं, फिर हम पे दूसरे केसेस भी बन जाते हैं, कई मामलात आ जाते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे पहले, जिसे हमारी उर्दू में कहते हैं ब्रदराना मशवरा, वो ये है कि हमेशा गाड़ी की फुल इंश्योरेंस करवाया करें। ठीक है, लाख 2 लाख 3 लाख का फ़र्क आ जाता है, ठीक है, लेकिन गाड़ी की इंश्योरेंस जब भी करवाएं फुल करवाएं। उसमें यह है कि आप खुद भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं, आपकी फैमिली भी, आपकी गाड़ी भी, अगली गाड़ी भी, और अगली गाड़ी के जितने भी पैसेंजर्स होते हैं, या आपकी गाड़ी के जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं, और उसमें आपको कोई मसला परेशानी नहीं आता है। ठीक है। उसके साथ साथ एक तकरीबन 10,000 की एक और ड्राइवर की अलग से इंश्योरेंस होती है। वो 10,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसको उंजन जापोम कहते हैं। ठीक है, आप वो एक्स्ट्रा से करवा लें। उसमें यह है कि खुदा न खास्ता अगर आपका कोई अल्लाह न करे कोई मेजर प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, तो उसमें आपको वकील भी करना पड़ता है, पुलिस केस भी होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो इंश्योरेंस हुई हुई हो तो आप इन सारी ये जो पंचायतें हैं इनसे बच जाते हैं, और वो इंश्योरेंस आपकी कवर करती है। उसमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा, अल्लाह न करे बंदे की डेथ हो जाए तो उसमें भी ठीक ठाक बंदा प्रोटेक्ट होता है। उसके बाद डिसेबिलिटी हो जाए, उसके बाद काफ़ी उसमें चीज़ें आ जाती हैं जो आप, और वो इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ आपको गाड़ी को नहीं, आपको नहीं, बल्कि गाड़ी का हादसा नहीं, बल्कि कोई भी हादसा हो वो उसको कवर करेगा। चाहे आप घर में हैं, चाहे भी कहीं भी बाहर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई घर में काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, या कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, कोई बाज़ दफ़ा होता है हम सामान इधर उधर करते हैं, हाथ में कहीं आगे पीछे चोट आ जाती है, तो हर चीज़, कोई भी चीज़ जिसे हादसे का नाम दिया जा सकता है, ठीक है, वो जो है आप कर सकते हैं। एक मिनट में डॉक्टर साहब को दरवाज़ा खोल लूँ, वो आ चुके हैं, और वो जो है ना आपको कवर करेगा। ठीक है।
नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो। हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। डॉक्टर अमानुल्लाह साहब आ चुके हैं, हमने उनको अप्रूव करना है और अप्रूव डॉक्टर अमानुल्लाह खान ऑन कैमरा एड नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो गेस्ट। डॉक्टर साहब ट्राई वन मोर टाइम प्लीज। थोड़ा सा हमें इशू आ रहा है आज एडिंग में, जिसके लिए एड मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है क्योंकि उधर से आंसर नहीं आ रहा है हमें। खैर अभी 1-2 मिनट में वो आ जाएंगे तो फिर वहीं से बात स्टार्ट करूंगा कि गाड़ी की इंश्योरेंस जो है आपने जब भी करवानी है, बेशक थोड़ी महंगी हो, वो फुल करवानी है। और 6 गिम फॉर्म जिसे कहते हैं उससे खुदारा अपनी जान छुड़ाएं, ये आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं। हाँ, उस सूरत में जो हमारे दोस्त गाड़ियों का बिजनेस करते हैं उनको जस्ट क्या कहते हैं कुछ दिनों के लिए गाड़ी रखनी होती है या गाड़ी इधर उधर करने के लिए वो आर्जी इंश्योरेंस होती है, वो ठीक होती है। ठीक है जी। और थोड़ी सी मैं आपसे माजरत चाहूँगा क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। मेरे ख्याल में आज मैं दूसरे फ़ोन से हूँ और मैं उनको डॉक्टर साहब को एक छोटा सा मैसेज कर लूँ। मीनवाइल मैं आपसे बात करता रहूँगा। हमारे साथ बहुत सारे भाई भी शामिल हैं। आज बहुत सारे भाइयों को गाड़ी की इंश्योरेंस में के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दरकार हैं जो मैं उनको इंशाल्लाह दूंगा। और फिर वहीं पे आपके रुक जाती है। 1 मिनट इसको ऐड करके मोर टाइम। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अक्सर तो नहीं, कभी कभी होता है। मसला ये है कि हमारा बंदा नहीं मिल रहा है नीचे। शायद वो आंसर यही आ रहा है कि वो लाइव आगे 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 नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग अगेन। तो चले, साथ साथ बात भी होती रहेगी और ये सिस्टम भी चलता रहेगा। मैं कॉल ही कर लेता हूँ, आप जानते हैं साहब, मैं उनको कॉल ही कर लेता हूँ क्योंकि उनकी तरफ से मुझे आई थी रिक्वेस्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नई रिक्वेस्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही थी और आपका वो आगे ऐड का जो है ना वो नहीं आ रहा है क्योंकि बाकी जिसको मैंने ऐड करना है वो बंदा ऐड हो सकता है, लेकिन आपका पहले आ रहा था। लेकिन वो आंसर यही आ रहा है कि वीडियो ऑन नहीं है आपकी ना। एक दफ़ा दोबारा, एक दफ़ा दोबारा, एक दफ़ा दोबारा काइंडली। ओके बाय बाय। फनी खराबी हो जाती है कभी कभार। तो अभी इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी हमारी। 1 मिनट, फिर आ गई रिक्वेस्ट और अप्रूव भी हो गई। ऐड एडिंग हो रहे हैं जी, आ रहे हैं और एक ही मोमेंट में हमारे साथ होंगे वो। एडिंग पे अभी काम अटका हुआ है और बिस्मिल्लाह जी आया हूँ। डॉक्टर साहब पहुंच चुके अस्सलाम हैं। वालेकुम। बड़ी देर कर दी मेरे वहां आते आते, क्या नहीं, मसला था? मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा था, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रहा था लेकिन उधर से एक आ रहा था, क्या कहते हैं कि मैसेज कि आपके अच्छा बंदे अच्छा की अच्छा। वीडियो ऑन नहीं है। एनीवे नहीं मेरे जी जी जी, मैं आपको सुन हाँ रहा था, जी। आप कंटिन्यू रखें। जी जी हाँ जी। तो हम लोग गाड़ी की इंश्योरेंस पे बात कर रहे थे तो मैं दोस्तों को यही जी मशवरा दे रहा था कि जब भी करवाएं 6 की फॉर्म ना करवाएं और हमेशा गाड़ी की फुल इंश्योरेंस करवाएं। और बाज दोस्त जिनके दूसरे दोस्त जो हैं वो गाड़ी की अगर ओपन इंश्योरेंस जो होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन वो हर कोई बंदा गाड़ी चला सकता है। ठीक है। और एक चीज और है कि अगर आप थोड़े से अपने अपने जो है एक्सपेंसेस वो कम करना चाहते हैं तो समटाइम्स जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो वो आपको मतलब कि वीकेंड ड्राइवर्स जो है या टेम्परेरी ड्राइवर्स वो भी आप इंक्लूड करवा सकते हैं। ठीक है, वो आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके, तो मेरे ख्याल में 10-15 हज़ार वो आपसे लेते हैं और जितना टाइम आप देते हैं वो टाइम टू टाइम बंदा जो है ना वो ऐड कर देते हैं। उसका लाइसेंस होना चाहिए
और वो आपका मसला हल हो सकता है। आई दूसरी थिंक वो चीज जिसकी, जी जी। आपकी बात कर रहा हूँ, उनको कॉल करने की जरूरत भी नहीं होती, एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन से आप ऐड कर सकते हैं उसके लिए जितने भी मतलब दिन के लिए करना चाहते हैं। और मतलब वो बहुत ही इजी है, एप्लीकेशन के थ्रू पे आप उनको मतलब 1 दिन के लिए बताएं, 2 दिन के लिए बताएं या 5 दिन के लिए बताएं तो वो आप कर सकते हैं, वो भी है, इजी है एप्लीकेशन के थ्रू पे। हाँ जी। हाँ, लेकिन कॉल का मैं इसलिए कर रहा था कि बाज़ दोस्त सोचते हैं वो एप्लीकेशन का मालूम नहीं होता या वो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कॉल का ऑप्शन भी जी उनके जी लिए जी। मौजूद होता है। क्योंकि उसमें दूसरे बंदे की इन्फोस जो है वो देनी होती हैं, इंक्लूडिंग लाइसेंस नंबर वगैरह। और आते हैं आप लाइसेंस पे। तो सवालात का आज एक बहुत ही लंबा सिलसिला है, जिसमें ज़्यादातर सवाल जो हैं वो कंबाइन हैं, और उन सारे सवालों को हम नाम मैं नहीं लूँगा किसी का भी, क्योंकि फिर वो नाराज़गियाँ पैदा होती हैं, लेकिन वो सारे सवाल जो एक ही नोयत के हैं, उनका एक ही जवाब जो है ना, वो हम लोग देंगे। ठीक है जी? और सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, उस पे कोरिया में गाड़ी ड्राइव की जा सकती है? ये मुझसे करें, मैं काफ़ी जवाब दोस्तों दूं, ने ये आप सवाल देंगे? पूछे। चले मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो उसका जवाब ये है कि जो पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है उस पे आप यहाँ पे गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसका तरीकेकार ये है कि आपने कन्वर्ट करना है लाइसेंस पाकिस्तानी टू कोरियन। ठीक है। उसका तरीका ये है कि जिनका लाइसेंस नहीं है वो तो यहाँ से ड्राइव फुली सीखेंगे, पहले ट्रेनिंग करेंगे ट्रेनिंग सेंटर में, उसके बाद रोड ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उन्होंने वो रिटन एग्जाम जो है वो पास करना होता है। फिर वो अगर पास करते हैं तो वो कर सकते हैं, अपना लाइसेंस उनको कोरिया में मिल जाता है। लेकिन जिनके पास पाकिस्तान का लाइसेंस ओरिजिनल हो, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जिन भाइयों के पास ओरिजिनल लाइसेंस नहीं होता, अक्सर भाइयों के पास सो फार जो चल चुका है वो तो चल चुका है, लेकिन अब अगर किसी के पास असल लाइसेंस नहीं है तो वो ये ट्राई ना करे। ठीक है, पाकिस्तान से ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए आपका। आप वहाँ पे जाएँगे, वो आपका लाइसेंस चेक करेंगे। उसके बाद आपको वो जो उनका रिटन टेस्ट है वो पास करवाएँगे। उसके लिए आपको स्टडी करना होगी, वो कोरियन लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है? अगर आप ये रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं और पाकिस्तानी लाइसेंस के मद में फिर वो आपसे रोड टेस्ट जो है वो नहीं लेंगे। ठीक है? फिर वो आपको थोड़ी-सी मिलती है सहूलत, और वो आपका मेडिकल टेस्ट करेंगे, आँख का, कान का वगैरह का, और आपको कोरियन लाइसेंस मिल जाता है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग करनी होती है। कोरिया का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक बुकनुमा होता है, मैंने एक दफ़ा बनवाया था, लेकिन वो पाकिस्तान में मतलब कि नहीं, काबिल इस्तेमाल नहीं है। पाकिस्तान में आप कोरियन इंटरनेशनल लाइसेंस पे ड्राइविंग नहीं कर सकते। ठीक है जी। और बेहतर यही है कि जो भाई कोरिया में अगर उनके पास पाकिस्तान का लाइसेंस ओरिजिनल नहीं है, तो वो यहाँ से पूरा प्रोसेस कर लें। 3-4 लाख वॉन की बात होती है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ये हमारे भाई हैं सलमान खान साहब। तो इन्होंने कहा है जी कि ई9 के साथ-साथ ट्रेडिंग मुमकिन है। मैं ई9 वीज़े पे हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं साथ में अपना कोई बिज़नेस भी करूँ। तो क्या मैं ई9 पे एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, नहीं, E9 पर जो है आप नहीं कर सकते। कोई दूसरा काम भी मतलब कि आप किसी दूसरे फैक्ट्री में जाकर वो दिहाड़ी जो होती है वो भी नहीं कर सकते। मतलब आप जिस जी, कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हैं आपने उसी के साथ काम करना है। अगर आप ही इनकम किसी और कंपनी से चाहे वो 5 मानन की या 1 लाख की भी शो हो जाए तो आपके लिए जो है वीजा एक्सटेंशन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन को है आपकी आपको इस जी, बेस जी। पे आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो कभी भी जो जी, है बिल्कुल आप हो ये सकता स्टेप है। ना लीजिएगा। E9 पर अगर आप हैं, इवन अगर आप E7 पर भी हैं तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपको सिर्फ वहीं से पे लेनी है और उन्हीं के साथ काम करना है। कोई एक्स्ट्रा अगर आपकी इनकम शो हो गई तो आपके लिए मसला हो सकता है। जी जी, बिल्कुल। और एक चीज़ का मैं इज़ाफ़ा करता चलूँ कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक ही मालिक की 2 फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है? और वो कोशिश करें कि आप जिस लाइसेंस नंबर पे आपको वीज़ा इश्यू हुआ है, आप उसी कंपनी में काम करें, दूसरी में ना करें। अगर दूसरी में काम करते हुए आप पकड़े जाते हैं, तो वो मालिक वही होगा, लेकिन लाइसेंस अगर डिफरेंट है, तो आप उस पे भी आप जो है ना वो मुजरिम साबित हो सकते हैं। 1 मिनट मैं इसकी साउंड थोड़ी ऑफ कर लूँ। और दूसरा सवाल है जनाब, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने भी डॉक्टर साहब शाहिद नदीम साहब, उनका सवाल भी डॉक्टर साहब के लिए है कि जी कि मैं ई9 में जनूबी कोरिया में रह रहा हूँ और मैं अपनी फैमिली, अपनी मिसेज को पाकिस्तान से बुलवाना चाहता हूँ। क्या तरीकाकार है? कि E9 तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि E9 जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड वीज़ा है। और उस पे जो है जी, जी। आप स्पॉन्सर्ड किसी को नहीं कर सकते, आप मतलब अपनी फैमिली को आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो अ, अगर तो फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन बनती है, कोई
ह्यूमैनिटरी बेसिस की, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लास्ट टाइम 2015 में उन्होंने ट्राई किया था। शायद आपके इल्म में ना हो, पाकिस्तान और नेपाल इस तरह 5-6 कंट्रीज से इन्होंने विजिट वीजे दिए थे ई9 के जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको। अब जो आए जी तकरीबन आए थे 800 बंदे, उसमें से 750 लोगों ने G1 वीजा अप्लाई किया है। मीन के 90% जी। प्लस जो है वापस नहीं गए। तो इसके बाद उन्होंने वापस जो है नहीं गए। ई9 के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि उनकी जो फैमिली है, स्पाउसेस हैं, उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ई9 जो है उनके स्पाउस को वीज़ा नहीं मिलता। जी। जी शाहिद भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो सही है, नहीं तो आप हमारा प्रोग्राम दोबारा देखें और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। उसके बाद माजिद खान भाई आ जाते हैं। पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन अंग्रेजी नहीं आती। माजिद भाई, मैं आपको वही बात थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि आपको किसी भी सूरत में कोरियन ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो उसका एग्जाम पास करना पड़ेगा। और लैंग्वेजेस आपके पास दो ही हैं, या तो कोरियन है या फिर इंग्लिश है। ठीक है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आसिम खान जदून साहब पूछ रहे हैं, जनाब E9 पूरा करके वापस आया हूँ, फिर टेस्ट पास किया है, कंपनी ने नहीं बुलाया, कहते हैं हमने और बंदे रख लिए हैं, मेरा क्या बनेगा? देखिए, जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो HRD की तरफ से उनके पास फाइल जाती है, जो आपकी कंपनी होती है उनके पास 20 दिन होते हैं। 20 दिन के अंदर उन्होंने रिस्पॉन्स करना होता है। अगर 20 दिन के अंदर उन्होंने रिस्पॉन्स किया और जो मालिक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपका जो है वो ऑर्डिनरी में आ जाता है। मीन के आपको महीने के बाद जो है वो मालिक दोबारा नहीं बुला सकता। मीन के अगर आपका वो महीना पीरियड गुजर गया है तो मालिक को मनाना ये सब फजूल है, क्योंकि जब वो 20 दिन का पीरियड होता है वो ऑलरेडी गुजर चुका है। तो जिस तरह नॉर्मल जो ई9 के लिए जो वेट कर रहे हैं, आपका भी जो है उसी में ही होगा। तो अगर आपकी लिक अच्छी है तो किसी और कंपनी के साथ आपका मुआहदा होकर आप कोरिया आ सकते हैं। जी। अगला सवाल खुरम फयाज साहब का है। वो आई थिंक के मेरे रिलेटेड है कि काफी मदद मिलती है आपके प्रोग्राम से। आपका प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश भाई आपकी। इंश्योरेंस की तमाम अकसाम के मतलब वजात करें, और कोरियन की मौत अगर हो जाए एक्सीडेंट में तो क्या होता है? इंश्योरेंस की मैं भाई आपको बता चुका हूँ, बहुत सारी इकसाम है, लेकिन जो हमें जरूरी चीज है वो ये है कि हम गाड़ी की फुल इंश्योरेंस करवाएं ना। ठीक है, आप गाड़ी की फुल इंश्योरेंस करवाएं। और मौत चाहे वो कोरियन की हो चाहे वो किसी की भी हो, अगर आपकी फुल इंश्योरेंस हो तो वो उसको कवर करेगी। और साथ में जो मैंने आपको प्लस एक एडिशनल चीज बताई है कि आप ड्राइवर की एक लेसन होती है इंश्योरेंस, जिसे उन कोरियन जबान जबान। में उनजन जापून कहते हैं, वो करवा लें तो फिर किसी किस्म का आपको कोई मसला परेशानी नहीं है। बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक साहब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। ठीक है, तो आगे डॉक्टर साहब के लिए सवाल है, और सवाल करने वाला बंदा भी बड़ा जो है ना, वो मस्त मलंग है। ठीक है, उनका नाम ही मस्त मलंग है। और मस्त मलंग भाई साहब पूछते हैं कि छुट्टी जाना चाहता हूँ, कोरोना की वजह से नहीं जा सकता, अब क्या सूरत हाल है? री एंट्री के बारे में इन्फॉर्म करें। री एंट्री जो है, इस पे मैं एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो मैं शायद आज रात को या कल सुबह में अपलोड कर दूँ। री एंट्री जो है ये आपको पता है कि अगर आप किसी भी वीज़ा स्टेटस में हैं कोरिया में, तो आप अगर जब कोरिया से आउट होते हैं विदाउट परमिशन, तो वो आपका स्टेटस ख़त्म हो जाता है। अब री जी एंट्री जो है इन्होंने 2008 तक पहले थी, 2008 के बाद इन्होंने ख़त्म कर दी थी। उसके बाद दोबारा की है। री एंट्री में भी दो किस्म की होती है, एक सिंगल एंट्री होती है, एक मल्टीपल एंट्री है, लेकिन फिलहाल इन्होंने सिर्फ सिंगल एंट्री अलाउ की हुई है। उसमें यह है कि 5 कंट्रीज हैं, जिसमें एक पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, मंगोल है और दो और कंट्रीज हैं जिनको रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज कहा गया है। उसकी वजह मैंने जब पूछी है, उसकी वजह ये बता रहे हैं इमिग्रेशन वाले कि इन ममालिक में पेशेंट ज़्यादा हैं, उनका पता नहीं लगता। जो ये फिगर शो करते हैं इंटरनेशनली, वो फिगर एक्चुअल नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी किट्स नहीं है कि उसका वो एक्चुअल फिगर दे सकें। इसलिए ये इन कंट्रीज पे डरते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है और मंगोल भी है। दो और कंट्रीज है जो मेरे जहन में नहीं आ रही। अब इनका ये है कि जब तक ह्यूमैनिटी बेसिस नहीं होगा, ये आपको री एंट्री कभी नहीं देंगे। अब रिसेंटली एक उज्बेकिस्तान दोस्त था, उसकी वालदा की डेथ हो गई थी। तो डेथ की सूरत में उनको री एंट्री मिल गई, लेकिन उसकी जो वाइफ थी उसने भी साथ अप्लाई किया, उसको री एंट्री नहीं मिली। क्योंकि आपका फैमिली मेंबर होना चाहिए आपके साथ, वो चिक्के खोंगे कहते हैं हम कोरियन में, मीन के आपके साथ डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई बंदा फोत हो जाता है आपकी फैमिली में और उसका आप डेथ सर्टिफिकेट आपने अटेस्ट कराना है, और वो ही जो है आप जब इनको देंगे, उसके साथ रीज़न लिखेंगे,
तभी आपको ये री एंट्री दे सकेंगे। अब री एंट्री में मसला एक और है जो शायद आप लोगों के इल्म में ना हो। अगर आप री एंट्री लेके पाकिस्तान वापस जाते भी हैं, आप वहां से वापस फ्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट फ्लाइट में, क्योंकि जब वहां से आपने फ्लाई करना है री एंट्री लेके, दो किस्म के वीजे F6 और F5, ये दो वीजे वाले सिर्फ वहां से फ्लाई कर सकते हैं। तो इन दिनों में री एंट्री लेना भी जो है वो एक किस्म की फजूल बात है। अगर आपको री एंट्री मिल जाती है, आपकी ये गारंटी नहीं है कि आप वापस आ सकेंगे। तो इसके लिए ये हाल है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कनेक्टेड फ्लाइट लेते हैं किसी और कंट्री जाकर, वहां से अगर फ्लाई करते हैं तो ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट कोरिया आते हैं तो आप जो है इंटर नहीं हो सकते कोरिया में। ये उज्बेकिस्तान में रिसेंटली केस हुआ है, शायद ये पाकिस्तान के लिए भी सेम हो। अभी तक पाकिस्तान की कोई ऐसी स्टोरी मेरे साथ में नहीं है, लेकिन एक बंदा था, उसके पास E7 वीज़ा था। उसने उज्बेकिस्तान से फ्लाई करने की कोशिश की, लेकिन उसको नहीं छोड़ा। उसको बोला है कि आपके पास F6 या F5 वीज़ा होना चाहिए, तब आप कोरिया जा सकते हैं। तो री एंट्री ले के भी जो है वो अपनी कंट्री में रह गया है। तो इस चीज़ का बड़ा एहतियात करें। उम्मीद है कि जब तक ये कोरोना के जब हालात ठीक हो जाएंगे, तो उम्मीद है कि ये एंट्री ओपन हो जाएगी। तो मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि अगर तो आपकी मजबूरी नहीं है, कोई शादी जो है आप डिले भी कर सकते हैं, वो इतनी बड़ी वो वजह नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक मुसीबत आती है, कोई मतलब खुदा ना खास्ता कोई फौतगी होती है, उस सूरत में आपको री एंट्री मिल सकती है। लेकिन उस सूरत में अगर आप जाते हैं तो आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेके आना होगा, आप डायरेक्ट पाकिस्तान से फ्लाइट फ्लाई ना करें। तो फिलहाल तो है इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। बाद में जो है अगर कुछ और सवाल आते हैं तो इंशाल्लाह मैं ऐड कर दे दूंगा उसमें। जी। डॉक्टर साहब आपसे गुजारिश है कि काइंडली री एंट्री के मतलब जो है ना कुछ क्या कहते हैं कि रूमर्स भी हैं, और जी। जी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि आप अपनी यूट्यूब ब्लॉग एक मुकम्मल इस पे तफसीली बना रहे हैं, तो ऑलरेडी मैं बना गुजारिश है कि चुका हूँ वो उसमें। जल्दी से जल्द। ऑलरेडी मैं बना हाँ चुका हूँ, जी। सिर्फ एडिटिंग करनी है, तो वो इंशाल्लाह मैं आज रात में या कल सुबह में इंशाल्लाह करके अपलोड कर दूंगा। हाँ जी। जी। और चलें ठीक है, फिर हमें इंतजार रहेगा जी। जी। आपकी वीडियो का, उससे हमें जी। री जी। एंट्री के बारे में, क्योंकि मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे जी। भाइयों की जो परेशान हैं, पाकिस्तान में भी हैं इधर भी हैं, और री एंट्री के मुतल्लिक हमारे सबसे ज्यादा सवालात जो हैं वो मैं फर्दर फर्दर नाम नहीं ले सकता, वो री एंट्री जी। के जी। मुतल्लिक ही हैं। तो उन सारे भाइयों से आपने डॉक्टर साहब की बात भी सुनी है, और बाकी की जो इसमें डीपली जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप इनके यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं, आज रात ही अपलोड कर देंगे। ठीक है जी। इंशाल्लाह। बस मलंग भाई, आपका भी उसको मिल गया जवाब। और उससे आगे हमारे एक और भाई थे, उन्होंने री एंट्री के बारे में पूछा था और सैमसंग की रकम के बारे में भी पूछा था। तो सैमसंग क्योंकि वो भी मेरे रिलेटेड है, सैमसंग में जो आपकी रकम शो हो रही होती है वो आई थिंक कि आपके जो पे हो रहा होता है वो आपकी सब्सटेंस पे जो पे रही होती है वो होती है 83% जो होती है वो शो हो रही होती है। रिमेनिंग जो 17% होती है वो मालिक आपको एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पे करता है। ठीक है जी, ये उनका एक सैमसंग इंश्योरेंस से रिलेटेड सवाल था। आगे हमारे मजर भाई हैं कि री एंट्री 1 माह 5 दिन। मजर भाई वही बात है, कोरोना की वजह से री एंट्री वाला, इंशाल्लाह आप डॉक्टर साहब की वीडियो देखें, आपको उसका मिलेगा इंशाल्लाह। पूरा जो भी आप चाहते हैं। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंचन में हमारे भाई रहते हैं बिलाल साहब और मुबशर साहब। जी। ठीक है जी। जी। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि मैं E7 वीजे पे हूँ, ठीक है, और मैं इससे आगे फर्दर कोई स्टेप उठाना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान से बीए होना इसके लिए लाजम शर्त है, और अनफॉर्चुनेटली मैं बीए नहीं हूं। अगर इसका कोई नेमुल बदल है तो वो बताएं कि मेरे पास बीए की डिग्री नहीं है पाकिस्तान से, यहां से मैं कोई एडिशनल डिग्री लूं या कोई और कोई प्रोसेस है इसके बारे में, तो वो मुझे इन्फॉर्म करें। पहले तो ये बताएं कि इनके पास E7 कौन सा है। अगर वो E9 से गए हैं, उनके पास तो E7 4 होगा। तो E7 4 जो है वो E7 4 है नवम आई थिंक। जी। जी। E7 4 के लिए जो है नवंबर के एंड तक वो E7 4 पे जा सकते हैं। दिसंबर से वो सॉरी F27 पे जा सकते हैं। दिसंबर से वो F27 पे नहीं जाएंगे, नहीं जा सकेंगे। उसके लिए जो अल्टरनेटिव है वो ये है कि अगर आप E7 4 पे 5 साल रहते हैं और जी आपकी जी। लास्ट ईयर की जो सैलरी होती है वो GNI 1.5 हो। मतलब GNI जो होती है इनकी ग्रोस नेशनल इनकम होती है, जो आजकल मेरे ख्याल पे पिछले साल की 3 करोड़ 74 लाख है।
तो उस टाइम जो सिचुएशन होगी, उस जीएनआई के 1.5% इसकी सैलरी होनी चाहिए, जी जी। सालाना इनकम। अगर तो वो होती है तो फिर ये F299 पे कन्वर्ट कर सकते हैं। F299 पे कन्वर्ट करेंगे तो फिर जाके आगे इसके फर्दर जो है ये F5 पे या F5 पे मतलब जा सकेंगे उसके बाद। जी। और वो जो तालीम की जो है वो बीए वाली। वो असल में वो पॉइंट बेस होता है। F27 जो है वो पॉइंट बेस है, जिसमें इनको 80 नंबर मस्ट लेने होते हैं। अब ज़्यादातर नंबर जो है एजुकेशन पे मिलते हैं। अब एजुकेशन इनकी जी जी। कम है तो इनके ज़्यादातर मार्क्स उधर से कट जाते हैं। तो बीए जो होता है ये हाँ जी। एक ये होता है, अगर आपकी बीए है तो आपके पॉइंट जो है आसानी से पूरे हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इनके पॉइंट्स पूरे हैं बीए के अलावा, तब भी जो है ये अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनको पता है कि इनके मार्क्स पूरे नहीं है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। जी। हाँ चलें, ठीक है। फिर भी अगर फर्दर इनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो पर्सनली आपसे रब्ता कर सकते हैं, या इनको जी अगर जी कोई जी कानूनी मदद चाहिए या इस किस्म की तो। जी 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 जी। वो हाँ ऑफिस जी। का नंबर है मेरा, उस और पे वो। जी जी। जी 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 जी। अ, अगला सवाल है। एक मिनट। उन भाई का नाम नहीं लिखा कि लाइसेंस के पॉइंट कम किस तरह होंगे रेड सिग्नल पे। ठीक है जी, ये भी मेरे रिलेटेड सवाल है। इन भाई ने आज मुझे कॉल भी की थी। तो इनका ये था कि अगर रेड सिग्नल पे जो कोई दूसरा गाड़ी चला रहा है, और क्या उसके ड्राइवर के वो पॉइंट्स कम होंगे या के गाड़ी के मालिक के। तो भाई सीधी सी बात है कि रेड सिग्नल पे जो बंदा एक्सीडेंट करेगा वो 100% मिस्टेकन है। ठीक है, रेड सिग्नल पे सही है। और गाड़ी जो चला रहा है जो ड्राइवर, उसके पास अगर लाइसेंस है तो डेफिनेटली उसके ड्राइविंग लाइसेंस भी के पॉइंट्स जो है वो कटेंगे। दूसरी बात ये है कि जो छाजू जिसे कहते हैं, छाजू कार ओनर पे भी जो बाकी रिमेनिंग फाइन्स हैं वो सारे कार ओनर पे आएंगे। तो आपके सवाल का जवाब मेरे ख्याल में यही बनता है कि पहली बात है कि रेड पे जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें कोई कसर बाकी नहीं रहती। गाड़ी कौन चला रहा है, गाड़ी का मालिक कौन है, ठीक है, दोनों बराबर के मुजरिम होते हैं। गाड़ी का मालिक जो होता है जुर्माने उसको अदा करने होते हैं, और पॉइंट्स जो हैं वो उसके कटेंगे, जो ड्राइवर है ऑन द स्पॉट जो ड्राइव कर रहा है। डॉक्टर साहब, अगर इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो तो नहीं, आपकी बात एक्स्ट्रा। बजाय मैं असल में जो रेड सिग्नल पे देखिए, ये आप टाइम को भी देखते हैं, कौन सा टाइम है, कौन सा जोन है। चाहे आए वो जी जी चिल्ड्रन जोन है या जो है वो पेडिस्ट्रियन जोन है। ये चीज़ जी भी जी देखनी होती है। फिर टाइम देखना होता है, जो टाइम है वो रात का है या दिन का है। इसमें फिर दो चीज़ें हो जी सकती जी हैं, मिन्सा हिंसा, दो किस्म के केसेस हो सकते हैं। मतलब जिसने फॉर एग्जाम्पल अगर जी जी गाड़ी चलाने वाला है, इंश्योरेंस तो वो अपनी जगह पर है, इंश्योरेंस तो अपनी जगह पे वो जी जी होगा। जो विक्टिम है, जिसको लगी है या जिसको इन्होंने हिट किया है, उसके पास दोनों राइट्स होते हैं कि वो आपके खिलाफ मिन्सा केस भी करे, हिंसा केस भी करे। जिस तरह आपने बात की कि अगर आपने फुल इंश्योरेंस की हुई है अपनी गाड़ी की, तो आपका जो जी मिन्सा जी है, सॉरी मिन्सा जो होता है सिविल सूट होता है। आपके सिविल सूट को जो है जी आपके इंश्योरेंस डिफाइन करेंगे। आपको उसमें कोई टेंशन जी लेने जी की जरूरत नहीं होगी अगर आपने फुल इंश्योरेंस की हुई है। और जो जी जी क्रिमिनल सूट है, क्रिमिनल केस है, वो देखा जाएगा कि आपने वो चिल्ड्रन जोन में एक्सीडेंट किया है, पेडिस्ट्रियन जोन में एक्सीडेंट किया है। और वो सारी नौयत देखेंगे कि वो सिग्नल ज़्यादा, उसके नंबर ज़्यादा रहे थे या कम रहे थे। उस हिसाब से फिर वो हिंसा केस बनता है, सिविल सॉरी क्रिमिनल सूट। उसके लिए अगर आपने उनके साथ बात कर ली, जो विक्टिम है, तो आपने उसको कुछ पे करना होगा कि वो ये प्रोसीड ना करे। अगर वो प्रोसीड कर लिया तो वो जो रिकॉर्ड है वो आपके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट में आएगा। तो उसमें जो है फिर आपके लिए वीज़ा इश्यूज में, जो वीज़ा इशू करने में, वीज़ा चेंज करने में आपके लिए मसला हो सकता है। जी। जुनेद आबिद साहब ने हमसे पूछा है कि एम्बेसी कब ओपन होगी, एम्बेसी कब स्टूडेंट्स को वीजा वीजा देना शुरू करेगी। एम्बेसी अब तो मेरे ख्याल में वो एम्बेसी ऑफ कोरिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आई थिंक। एम्बेसी तो ओपन है, वो क्लोज नहीं है। उनकी टाइमिंग जो है वो बड़ी शॉर्ट है, 10 से 12 तक वो काम कर रहे हैं। लेकिन वीज़ा इशुएंस पे अभी तक उन्होंने काम नहीं किया। मतलब ये तो उनकी वजह से नहीं, ये कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। जब कोरियन गवर्नमेंट जी उसको जी ओपन करेगी तो वो सबको पता लगेगा, वो ऑफिशियल न्यूज़ आएगी, वो आपको भी पता लगेगा, हमें भी पता लगेगा। बिल्कुल आएगी। उसके बाद जो है आप अप्लाई कर जी जी सकेंगे। जी जी। जी जी बिल्कुल। तो आबिद भाई, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ कहना कबल अवज वक्त है। और जैसे ही ये कोई एम्बेसी में इस तरह की बात आई तो हम इंशाल्लाह सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है जी।
बाकी जाजेब साहब ने एक सवाल पूछा था कि छुट्टी जाना चाहता हूँ सर, जा सकता हूँ कि नहीं। बड़ा सीधे से भाई साहब, भाई है हमारे, सिंपल सा इनका सवाल है। आप जवाब दें इनके सवाल का। वो उसी से रिलेटेड है, रीएंट्री से रिलेटेड होगा, जी जी। क्योंकि छुट्टी पर जाना जो है वो तो पहले एक और बात थी कि मालिक नहीं छोड़ता, अब वो सीन नहीं है, अब वो ये है कि रीएंट्री कैसे मिलेगी। तो जी वो जी। आपको मैंने बता दिया, रीएंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है इंशाल्लाह, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको शायद वीडियो के थ्रू पे मिल जाए। जी जी, इंशाल्लाह आपकी वीडियो का हमें इंतजार रहेगा। और जी जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब कि चलें, 1 मिनट के लिए री एंट्री भी मिल गई, ठीक है, हम लोग यहाँ से चले भी गए, वापसी का क्या प्रोसेस है? देखिए वापसी का आपको मैंने बताया कि जितना मुझे इल्म है, जो 5 कंट्रीज हैं उनको वहां से डायरेक्ट फ्लाई नहीं होने दे रहे, सिर्फ F6 और F5 वालों को जो है अलाउ कर रहे हैं। बाकी जो भी और कंट्रीज हैं वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेंगे, इन 5 कंट्रीज के अलावा कुछ और कंट्रीज जाएंगे, वहां से वो फ्लाई करेंगे। अब इसमें जब उन्होंने फ्लाई करना है तो उनको जो क्वारंटाइन के जिनके रूल्स हैं, जो इनका घर होना चाहिए, वो घर वो ऑलरेडी चेक करेंगे कि वो ऑलरेडी इसके नाम पर है या जो है ये वहाँ पर रह सकता है, वहाँ पर उसकी सहूलियात मौजूद हैं कि नहीं है। आपको पता है कि वो जून के बाद इन्होंने वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। तो वो एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म इसने फिल करना होगा, E9 पे जो भी होगा, वो फॉर्म फिल करने के बाद ये HRD में जमा करेगा। HRD जो है वो ये इस घर के या जो इसने एड्रेस दिया होगा वो ऑब्जर्व करेंगे। अगर तो वो ठीक है तो इसको जो है वो परमिशन देंगे। लेकिन अभी इसके बारे में जो है वो 100% कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान से आया वो फ्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, पाकिस्तान से हमेशा कनेक्टिंग फ्लाइट होती है। तो आया जो है वो जी जी। बोर्डिंग लेके जो आएगा, तो उसको वो अलाउ करते हैं या नहीं करते, ये जो है ये कंफर्म करना होगा इंशाल्लाह। मैं शायद नेक्स्ट वीक में मैं पूछ के इंशाल्लाह आपको मैं कंफर्म इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जी। और इसी सिलसिले में हमें एक मैसेज भी आया है सैयद अख्तर मीर साहब की तरफ से। उनका कहना है कि मेरी तरफ से E9 को ये मेरा मैसेज कन्वे करें कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने तकरीबन सारा प्रोसेस बता दिया है कि आप HRD से के होम पेज से वो डाउनलोड करेंगे, फिर एम्बेसी ऑफ कोरिया पाकिस्तान, और उसके बाद HRD वाले इधर से भेज के वो कंफर्मेशन होके जाएगी। तो वो उसमें उन्होंने ये ऐड किया है कि वो जब 100% कंफर्म होगा फिर आपकी उधर से बोर्डिंग होगी, अदरवाइज वो बिल, बोर्डिंग भी नहीं होने देंगे। तो बिल्कुल। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मेरा दोस्तों को ये मशवरा है कि अगर तो कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो बेहतर है कि थोड़ा इंतजार करने के बाद जब हालात थोड़े नॉर्मल हो जाएं तो फिर छुट्टी जाए, क्योंकि अभी चलें किसी वजह से आपका काम तो हो जाएगा, आप यहाँ से रेंट्री भी लग चले जाएंगे, लेकिन मसला आपको वापस आते हुए बनेगा। और अभी ऐसा कोरोना जो है उसकी सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। शुनीद है कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे, लेकिन जिस तरह कोरिया में री अटैक हुआ है, आज भी 72 प्लस जो है वो केसेस थे, और इसी तरह पाकिस्तान में भी अब दोबारा केसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा वेट कर लिया जाए, जाने में इतनी जल्दी ना की जाए। ये उनका मैसेज स्पेशली E9 वर्कर्स के लिए। और अब काफी दोस्त, बहुत सारे भाई हमारे साथ शामिल भी हैं, फर्दन फर्दन में उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन गुजारिश उन सारे भाइयों से यही है कि आप काइंडली जो भी आपका मैसेज होता है वो मुझे इनबॉक्स एडवांस में कर दें, ताकि मैं उसकी पूरी वो कर लेता हूँ, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं तो फिर वो इतना आसान नहीं होता हमारा कि इस्लाम बहुत सारे दोस्त दे रहे हैं। और वालेकुम सलाम मेरी तरफ से भी, डॉक्टर साहब आपको सलाम। भी काफी दोस्त सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। मुस्तनसर भाई आपने मेरा मसला हल कर दिया, कल पे थैंक यू। जी जजाकल्ला भाई, आपका मसला काफी सीरियस था, अब यहाँ पे बयान करने वाला भी नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक आपको सेहत सलामत रखे, और नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, मैं यही कहूंगा, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखिएगा, और पंजाबी में कहते हैं थोड़ा हाथ होला रखे करो। क्योंकि हर बार इस तरह का अपोजिशन जो है ना इस तरह की नहीं मिलती। ये मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने हमारी गुजारिश सुन ली, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल। मलिक इमरान साहब सलाम कह रहे हैं। मलिक इमरान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ज्यादा और मैं तारी ठुड्डी पढ़ सकता, अल्लाह आलियो ध्यान करया करो। और इमरान साहब ने एक गुल खिलाया डॉक्टर साहब, जो कि मेरे ख्याल में यहाँ पे बयान करना मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा गुल खिलाया है कि पता नहीं कोई कोई ये बंदा गुल खिलाता है, लेकिन उन्होंने मुझसे ये वादा भी किया है कि वो नेक्स्ट टाइम इस तरह का गुल नहीं खिलाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरे ख्याल में वो बाल बाल बच ही गए हैं।
मौजूदा जो अभी तक की तो सूरत हाल है। उसके बाद असीब भाई हमारे साथ हैं, माशाल्लाह भाई, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत भाई, वालेकुम सलाम। और नाइस टॉपिक, बहुत शुक्रिया सर। दुबई के लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं कोरिया में सर? जीवन भाई, आई थिंक कर अ, सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। आपको देखिए, कन्वर्ट हाँ, करना होगा अगर आप यहाँ पे लॉन्ग। जी जी। दुबई की लाइसेंस हो गया, पाकिस्तान के इंटरनेशनल लाइसेंस हो गया, उस पे आपको शुरू के 6 मंथ्स आपको अलाउ होती हैं। आप जी शुरू जी। के इवन सिक्स पाकिस्तान के मंथ्स भी। जी, पाकिस्तान के इंटरनेशनल लाइसेंस अगर आपके पास है, एक होता है जी जी। ऑर्डिनरी लाइसेंस जो हम यूज करते हैं, एक इंटरनेशनल लाइसेंस बनता है। इंटरनेशनल लाइसेंस आपके पास है तो आप उस पर 6 मंथ्स तक ड्राइव कर सकते हैं गाड़ी। आपने जो बात की थी पहले, पाकिस्तान का लाइसेंस यहाँ चेंज करने की, वो रूल चेंज हो चुका है। अभी जो है जी जी। पाकिस्तान का लाइसेंस यहाँ पर चेंज नहीं होने दे रहे। आपने यहाँ पर ट्राई जी देनी जी। होगी, यहाँ से आपने लाइसेंस लेना होगा। मतलब कि फुल ड्राई। मेरी जो यस। इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि आपने रिटर्न जो टेस्ट है ना पाकिस्तान के लाइसेंस में, वो टेस्ट दोबारा आपने स्टडी करके रिटर्न टेस्ट पास करके जो रोड टेस्ट होता है वो मे भी आप ना दे सकते हो, लेकिन हो जी, सकता है कि उन्होंने वो भी, क्योंकि वो आपको पता है 2000 यहाँ पे कानून। जी जी। 2016 में वो चेंज हो गया। अभी असल में उसमें कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स निकले थे, फेक लाइसेंस उन्होंने पाकिस्तान में बनाए थे, उस पे उन्होंने कोरिया में लाइसेंस ले ली थी। तो वो जो है वो चीज़ इनको पता लगी है, तो इस वजह से इन्होंने जो है वो ख़त्म करके, जिसने भी ड्राइविंग लाइसेंस अभी लेना है रिसेंट डेज में, तो उसने यहाँ पर ट्राई देकर जी यहाँ से जी। लाइसेंस लेना होगा। हाँ, तो बेहतर है कि वो पाकिस्तान के लाइसेंस के चक्कर में ही ना पड़े, यहाँ से बिल्कुल। जस्ट वंस पूरी स्टडी करके वो इंग्लिश में जी भी जी, कर सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं, कोरिया में क्या भी कर कहते सकते हैं, हैं। कोरिया में भी कर सकते हैं। स्टडी करके बेहतर है कि यहीं से लाइसेंस ले लें और उसमें बेहतर ये है कि वो यहाँ के रूल्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि 100% सारे वो जो है ना वो यहाँ वाकिफ से हो जाएंगे उनसे। लाइसेंस लेना बहुत फास्ट है। मैंने 2 दिन में लाइसेंस लिया है। मीन के पहले दिन जब मैंने माशाल्लाह। ट्राई दी थी, पहले दिन कंप्यूटर पर ट्राई टेस्ट हुआ है, उसी दिन जो है वो इनके सेंटर में टेस्ट हुआ था। इन्होंने मुझे अगले दिन बताया कि आपको 1.6 किलोमीटर जो है जो होता है रोड पे होता है। जिस दिन मैंने अगले दिन में आया, मैंने 1.6 ट्राई दी, उसी दिन जो है जब मेरा ट्राई खत्म हुई तो विद इन 30 मिनट्स उन्होंने मुझे लाइसेंस हैंड ओवर कर दिया था। तो यहाँ का जो है ये वो बहुत क्विक है अगर आप यहाँ से लेते हैं तो। जी जी। जुबैर भाई ने भी री एंट्री के मतलब सवाल पूछा है। जुबैर भाई, क्या कहते हैं कि टाइम की कमी की वजह से आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि हम री एंट्री पे कंप्लीट कंप्लीट जिसे आप डॉक्यूमेंट्री टाइप कह सकते हैं, वो बना के एक एक बात उसको जो है ना आसान अल्फाज में समझा के हम इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। आप जी थोड़ा जी, इंतजार करें, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। उसी समय और इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो इब्रार वीडियो शेयर कुरैशी। कर। जी जी, जी जी। मैं आपके साथ वो लिंक जी शेयर जी। कर लूंगा, फिर आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वो। जी जरूर इंशाल्लाह। जी जी, और अमानुल्लाह भाई व जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सलाम भाई, सलाम। आपका पूरा मैसेज नहीं पढ़ सकता। और उसके बाद भाई इस इबारत के बारे में मालूमात है, ये मालूमात मैं आपको प्रोग्राम के बाद पर्सनली दे दूंगा। वेकुकिन कलूजा छई कुक होगा मेरे ख्याल में। हाँ जी, वो वही री एंट्री वाला केस है, ये जी सारी जी जी, मालूमात हम आपको उसमें देंगे। शेब कुक जो है वो री एंट्री को ही कहते हैं। और अस्सलाम वालेकुम इरशाद रशीद भाई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुस्तनसर भाई, आपका प्रोग्राम काफी इंफॉर्मेटिव है। बहुत शुक्रिया भाई, जजाकल्लाह। आप भाइयों के लिए हमारी ये काविश है, आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह करे कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि जो कुछ हम जिस काबिल हैं वो आपके गोश्त गुजार कर सका करेंगे। जिशान भाई, मुस्तनसर सर, यू आर ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का भाई, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। चौधरी रशीद गुजर साहब हमारे बहुत प्यारे भाई हैं जनाब, माशाल्लाह जी, बहुत खूब, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपकी मोहब्बत है। और रशीद गुजर साहब डॉक्टर साहब के लिए इतनी बड़ी वो प्यार मोहब्बत वाला दिल भी भेज रहे हैं खुसूसी तौर पे। शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई का लाइसेंस पे ड्राइव हो गया है। जुनेद भाई, काइंडली आस्क क्वेश्चन अबाउट न्यू स्टूडेंट वीजा फ्रॉम मार्च इनटेक। इनटेक। तो भाई बात हो चुकी है वीजे पे, जैसा ही वो शुरू हुआ इंशाल्लाह सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। और इंतसार अहमद, इंतसार अलवी, ये पता नहीं भाईजान की मुझे बात समझ नहीं आई, नाम है आई थिंक। उसके बाद इब्रार करीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अमान भाई, जावेद भाई, प्रोग्राम बहुत मालूमाती जी, हो गया ये बात, बहुत शुक्रिया सर। और ओके सर, 19 वाले पेसर लिखा है आई थिंक, पेसर की कोई वीजा नहीं पासर्स, आ रहा ये। पासर्स है होंगे, जी, पासर्स पासर, होंगे। सॉरी, हाँ जी हाँ जी, जिन्होंने एग्जाम पास किया हुआ है। अच्छा अच्छा। जी। तो भाई पहले भी गुजारिश की है, डॉक्टर साहब कोई है जवाब?
असल में जो भी कोरिया में रहता है वो एचआरडी में काम नहीं करता। जी जी, ये बात है। ये मैं अक्सर भाइयों को समझाता हूँ कि जो भाई पाकिस्तान में आपका, हमें पूरा एहसास है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी मजबूरी है, उसका हमें पूरा एहसास है। जो आपने स्टडी की है इतनी मेहनत करके, फिर आपने पता नहीं कौन कौन से, वहां पे आपको पता है पाकिस्तान में कितने पापड़ मेलने पड़ते हैं यहाँ आने के लिए। लेकिन हमारी ये दिली दुआ भी है कि जल्द अज जल्द ये सारे मामलात क्लियर हों और आप हमारे साथ इधर कोरिया में मौजूद हों। लेकिन एचआरडी और ईपीएस से रिलेटेड जो भी सवालात आपके हैं, वो बेहतर है कि आप उधर जो उनके बंदे हैं पाकिस्तान में, जो उनके दफातर बने हुए हैं, थोड़ी सी वहां मैं से आप अपनी मालूमात दें। जी थोड़ी जी। सी मैं इनकी नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ। जब जी जी। कोई आपका नाम रोस्टर पे आ जाता है ना, तो कोई भी मालिक जब यहाँ जाता है एचआरडी, तो वो अगर फॉर एग्जांपल वर्कर लेता है, तो वो पहले कहता है कि मुझे हम्म, पाकिस्तानी वर्कर चाहिए। तो जी सिस्टम जी। से ऑटोमेटिकली 3 बंदों की प्रोफाइल जनरेट होती है ऑटोमेटिक, उसमें कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। 3 बंदों की प्रोफाइल जी जी। ऑटोमेटिक जनरेट होती है। उसमें से अगर उसको 3 बंदों में से बंदा पसंद नहीं आता, तो वो कहते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद फिर तीन जी नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रोफाइल सामने जनरेट होती है। उनके मार्क्स, उनके कद वगैरह लिखा होता है, और तीसरा एक और चांस होता है, मतलब 9 बंदों की प्रोफाइल उसको आती है। उसमें से वो एक से लेकर 3 बंदा ले सकता है। अगर तो वो आपका ऑटोमेटिकली जनरेट आपकी प्रोफाइल हो जाती है और मालिक को आप पसंद आ जाते हैं, आपकी प्रोफाइल पसंद आ जाती है, तो वो आपको लेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता कि उसको उसने बोल दिया और वो अपने मालिक को बोला कि ये गुजरावाला में या सिंध में एक लड़का है और इसका नाम ये, उसने टेस्ट पास किया हुआ है, 2019 का है, तो उसको ले लो। ये बात जो है ये फजूल है। तो अगर आपकी लक है तो हम्म, इंशाल्लाह आप कोरिया आएंगे, अगर आपका रिस्क लिखा हुआ है। जी। हाँ जी। और सत्यान भाई, मेरी अंग्रेजी थोड़ी लूली लंगड़ी है, उर्दू में लिखा करें, ज्यादा आसानी से पढ़ लेते हैं। और मेरे ख्याल में आई बॉट अ प्रोडक्ट फ्रॉम फेसबुक ग्रुप and I जी। जी। transferred the amount, but I never got the product. It's been जी। 2 months now. Can I do something to get my amount back? I have, I think, डॉक्टर साहब ये क्या लिखा है, रिसेप्शन अकाउंट इंफॉर्मेशन ब्ला 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 ब्ला। बात आप समझ गए उनकी। You need to go to the police station to sue जी the buyer, sorry, to seller, sorry। जी। सेलर सेलर टू होम, जी। ये जिससे आपने मामलात किए हैं, तो आप उसकी जो जितनी भी आपके पास इन्फोस हैं, वो लेके आप पुलिस स्टेशन चले जाएं। और आपको इंशाल्लाह वहां से वो क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन, सॉरी, हेल्प जो है वो मिल सकती है पूरी इंशाल्लाह। ये अब और हमने एक वीडियो अगर की वहां थी। पे, जी जी। ये जी असल जी। में क्राइम में आता है, सोशल उसमें आता है, सोशल क्राइम में आता है ये। साइबर साइबर जी, क्राइम में। हाँ, साइबर क्राइम में आता है, और इसका अपने एक सेल है पुलिस स्टेशन में। अपना एक जी सेल जी, है, बिल्कुल अलग से। उधर उनको जाके उधर उसे रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन ये जो जितने भी ये इंटरनेट पे वो करते हैं, ये ज़्यादातर किसी और की प्रोफाइल, किसी और का अकाउंट यूज़ करते हैं। तो अगर आप जाएं भी तो आपके लिए आपको शायद फ़ायदा ना मिले। बेहतर है कि आप जो है इंटरनेट या फेसबुक से शॉपिंग जो है उसको अवॉइड करें। अगर फेस टू फेस आपसे कोई मिल के आपके साथ वो ट्रेड करते तो वो ओके है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि यार मुझे अकाउंट में जी पैसे भेजें और मैं आपको चीज़ दे दूंगा, इस पे आप कभी ट्रस्ट ना करें। जी। हाँ जी। तो लाइसेंस के बारे में काफी नीचे बहस चल रही है। दोस्त जिनके रिसेंटली उनके मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस हैं, वो अपने अपने दे रहे हैं। तो बात वही आ जाती है कि लाइसेंस जैसा कि एक इंटरनेशनल लाइसेंस होता है, एक लोकल होता है। और फैसल सनीकीम साहब थेकू से हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस हो भी तो कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ता है। जी बिल्कुल, इस पे बात हो चुकी है, रोड टेस्ट नहीं देना पड़ता थेगू में। बट पाकिस्तानी लाइसेंस का एनओसी पाकिस्तानी एम्बेसी से अटेस्ट हुआ हो, शायद, आई थिंक। जी। जी। वही जी। बात आ जाती है, ऐसे ही अटेस्टेशन जो होती है एम्बेसी की, वो गारंटी होती है, फिर शायद आपको उसमें कोई थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। योगसा अदरवाइज आपने जी। वो, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि मशवरा यही है कि बेहतर है आप यहाँ से दोबारा स्टडी कर लें। 1 लाख 2 लाख कोई बड़ी चीज नहीं है इधर, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से आप स्टडी करके टेस्ट लेंगे, रोड टेस्ट आप जब पास कर लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर में गाड़ी चलाते हुए कोरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस बंदे को सिखा देते हैं। ਤੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਜਨਾਬ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੋ, ठीक है। यू आर राइट ब्रो, इमरान मुरीद साहब, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। और मियां इंतजार अहमद साहब फ्रॉम सितंबर, ये ना फिर अंग्रेजी लिख दियो, मैंने रोला पै जाता।
From September 2019, Korea issued driving license with English on one side of the license for international use. I think so. Have many countries can we use the this license? So I think so. We have many countries. Can we use this license? गल फिर वही अंग्रेजी वाली अद्धे जी रह गई नहीं, असल बाजी में गल ये कह रहे हैं, इनके कहने का मतलब ये है कि अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस ये इशू कर रहे हैं सितंबर 2019 से, उसकी एक साइड पे इंग्लिश जी लिखी जी होती है, एक साइड पे कोरियन होती है, तो ये हम जो है क्या और कंट्रीज में ये यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हर कंट्री का अपना रूल हाँ होता है, जी हर कंट्री में जिस तरह दुबई का लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस है, वो आप मुख्तलिफ कंट्रीज में यूज कर सकते हैं। इस तरह आपको उस कंट्री जाकर उनसे पूछना होगा कि क्या क्या मैं ये लाइसेंस यहाँ पर यूज कर सकता हूँ या नहीं। या आप जो ड्राइविंग लाइसेंस के जो इदारे हैं उनसे जाकर उनसे पूछे कि मैं ये लाइसेंस जो जिस कंट्री आप जा रहे हैं वहाँ मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो उसकी डिटेल्स वो आपको दे देंगे। जी। जी बिल्कुल। और असदुल्ला भाई आपको स्पेशल सलाम कन्वे कर रहे हैं जी, मेरी वालेकुम सलाम। बिहाफ पे आपको जनाब जी। सलाम कबूल हो उनका। उसके वालेकुम बाद सलाम। सोहेल गुजर साहब, चॉइस साहब साढ़े वास्ते भी टाइम कोई नहीं जनाब, आपके लिए बहुत टाइम है, मुझे पता था तुसी होगे। आज मेरी क्या कहते हैं कि बिलाल भाई से तफसीली बात हुई है, वो मेरे ख्याल में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं। बाकी ये है कि आप पाकिस्तान में हैं और आप अगर कोरिया आना चाहते हैं तो आप ईपीएस और एचआरडी कोरिया से वहां से इंफॉर्मेशन सारी लें, और उनका जो प्रोसेस है कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट आपको पास करना होगा, वो करने के बाद वो पूरी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। और बाकी जो है टाइम इंशाल्लाह मैं आपको पर्सनली, मैंने कहा था आपको, आज भी मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, एक जाती काम की वजह से नहीं आपसे बात हो सकी, इंशाल्लाह आपसे डीपली बात होगी और आपसे राब्ता भी रहेगा। और आगे कोरोना की वजह से मालिक छुट्टियां करवाता है, और की करेगा गरीब, छुट्टियां ना करवाए तो काम नहीं है, छुट्टियां ही करवाएगा बट साहब। तो ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਾइक कर दियो ते थोड़ा का अल्लाह करे कोरोना खत्म होए, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं वकार गुजर साहब पाकिस्तान से, वो आपकी खिदमत में और सलाम अर्ज कर रहे हैं डॉक्टर साहब। सलाम और वालेकुम सलाम। यू बोथ आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू। थैंक यू। एड्स ऑफ टू यू। ओ बहुत शुक्रिया इमरान भाई, प्राउड ऑफ यू, सच अ नॉलेजेबल प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन प्लीज उर्दू लिखा करो, मेरी अंग्रेजी लड़खड़ा जाती है या डॉक्टर साहब आप पढ़ लिया करें। और असल में मैं कमेंट्स पढ़ नहीं सकता अ, यहाँ पर, आप पढ़ सकते, मेरे हाँ सामने हाँ कमेंट्स हाँ नहीं आ सकते, इस हाँ वजह जी हाँ से जी हाँ मैं जी देख नहीं सकता हाँ कमेंट्स। हाँ जी। और अमारुल्लाह भाई ने एक सवाल किया था, और एक सवाल अमार भाई के उससे मुझे भी याद आ गया, पता नहीं अमार भाई ने इन्हें पूछा हुआ। info about D10 visa after successfully completion of master degree from Korea। उस पे जो है मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप मैं आपको गाइड कर दूं। D10 वीज़ा जो है वो भी उन्होंने पॉइंट बेस कर दिया है। पॉइंट बीस के मीन के जी जी अगर आपके पॉइंट्स 60 नंबर से ऊपर बनते हैं तो आपको D10 वीज़ा 6 मंथ्स टू 1 ईयर मिल सकता है। पहली बार आपको जी 6 मंथ जी मिलेगा, उसके बाद आप उसको 6 मंथ और एक्सटेंड कर सकेंगे। अगर आपके पॉइंट्स 80 प्लस बनते हैं तो आपको जी जी D10 वीज़ा जो है वो 2 साल तक मिल सकता है। ये जॉब सीकिंग वीज़ा है, इसमें आपको जॉब सर्च करनी होगी। लेकिन इसमें अगर जी फॉर एग्जांपल आप ने काम कर लिया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, और वो चीज़ जो है आपने लाजमी जो है 6 महीने बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी। अगर उसमें आपने कहीं से भी कोई सैलरी ली हो, आपके अकाउंट में कोई कहीं जी से जी पैसे आए हों, तो आप जो है डिपोर्ट हो सकते हैं, आपको जो है अगले 6 मंथ्स का और वीज़ा नहीं मिल सकता। जी। हाँ जी। जी ठीक है सर। बाकी फिर वही ईपीएस रिलेटेड सवाल आ गए भाई का, चले आखिरी सवाल ये शामिल कर लेते हैं। जिन भाइयों के फरवरी या मई जून में भी अजरा हुए हुए हैं, ये अजरा क्या होता है मुझे पहले ये इचरा, बताएं। इचरा का मीन के इनकी सिलेक्शन हो चुकी होती है। इचरा अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी हाँ मतलब जी। इनकी चलें। सिलेक्शन हो जाती है, इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है फिर वो वेटिंग में होते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, लेकिन वो कोरोना की वजह से आपको पता है कि फरवरी मार्च के बाद जो है कोरोना की वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दिए, वीज़े बंद हो गए हैं। तो अब इन बंदों का जो है वो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो चुके कंपनी के साथ, लेकिन कोरोना की वजह से जो है अच्छा। उनको वो कॉन्ट्रैक्ट का फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा। जी। और इनका पूरा मैसेज ये है, एक मिनट, मुझे भी लाइट की वजह से सही नहीं पढ़ सके, इजरा हुए क्या कहते हैं जून में इजरा हुए हैं, और वो अभी तक कोरिया नहीं पहुंच सके, कब तक कोरिया आ जाएंगे? ओईसी इंतजार करने का कह रही है, सलाम। आगे
नमस्ते उन्होंने किया हुआ है। तो यही है यही है कि जो ईपीएस कह रही है आप उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप जल्द से जल्द आए। फैसल कीम असल साहब में भी आ गए इनका नीचे। इनका हो चुका है, लेकिन इनका असल में फ्लाइट्स वो क्या नाम है उसका, वीजे रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से जो है इनका प्रोसेस आगे नहीं चल रहा। जब लेकिन जैसे वीजे ओपन होंगे इंशाल्लाह इनका प्रोसेस वो प्रोसीड हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, फैसल भाई कह रहे हैं जी कि बहुत अच्छा सेशन चल रहा है जी, बहुत खूब। और फैसल भाई उसमें असल में थोड़ा मजाक डालना पड़ता है, नहीं तो आपको पता है मीठा ना हो तो फिर कोई भी नहीं नेड़े रहता ना, समझा करो। और टुकड़ा भी कंफर्म है, टुकड़ा भी कंफर्म करें। गुलशबीर भाई, डॉक्टर साहब, जी जी जी। टुकड़ा भी कंफर्म करें, मेरे ख्याल में टिकट्स भी कंफर्म करें। ओ खुदा दा वास्ता है, अल्लाह लियो के। और टिकट के लिए भी ये फैसल किंग बैठे हैं इधर जनाब, आप इनको इधर से ही फॉलो करें। टिकट जाने और फैसल किंग जाने, ठीक है। टिकट के लिए अच्छा। वो हमारा टिकट वाला भाई बैठा हुआ है। तो जी बाकी आज काफी लंबा सेशन हो चुका है हमारा, सैटरडे है, जी। डॉक्टर साहब भी बिजी होंगे। डॉक्टर साहब आप अपनी तरफ से अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहें आ, रिगार्डिंग चुसक या अंगल डे, या कोई कोई भी जो आप मैसेज अपनी तरफ से हमारी कम्युनिटी को देना चाहें, तो बिस्मिल्लाह। देखिए चूसोक तो गुजर चुके हैं। वो इनकी ईद होती जी है, जी जिस तरह हमारा थैंक्स गिविंग डे था इनका, उसको हम चूसोक बोलते हैं कोरियन में। अभी जो है रिसेंटली जी कल जो है वो हंगल लाल था। हंगल लाल जो है ये, इसके बारे में थोड़ी सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, शायद अगर किसी को पता ना हो तो थोड़ी सी उनकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। कोरियन लैंग्वेज जो है ये बहुत पुरानी है, BC 2333 से चलती आ रही है। लोगों के पास जो है उस टाइम लिखने पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता था, ये सिर्फ जो है बोलते थे। लिखने पढ़ने के लिए चाइनीज कैरेक्टर यूज करते थे। 1446 में सेजोंग जो किंग था, वो जोसोन जो इनका पीरियड था जोसोन का, वो चौथा किंग था। उसने जो है जी जी 1443 में हनगल बनाए थे। उस टाइम ये 29 कैरेक्टर्स थे, और फिर 1446 में उसने इसको अनाउंस किया था। कोरियन जो है ये वाहिद एक ऐसी जबान है पूरे वर्ल्ड में जिसकी हिस्ट्री जो है सबको पता है। इस वजह से इसको हम जी जी क्वाहक चोकिन ओनो कहते हैं, मीन कि साइंटिफिक लैंग्वेज है। और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये इसका इंदराज हो चुका है, और ये वर्ल्ड की वाहिद ज़बान है जिसको स्पेशल एक डे मिल चुका है। इसलिए ये हंगल नाल जो है उस दिन की मुनासबत से मनाते हैं उसको। ये कोंग्योइल जो छुट्टी का दिन होता है उसके याद से मनाती हैं। हंगल की वजह से जो है ये कोरियन लोगों के लिए लाइफ बहुत आसान हो गई थी। जितने भी ये नीचे तबके के लोग थे, इन्होंने लिखने पढ़ना सीख लिया था। लिखने पढ़ने सीख के जो है वो अच्छे तबकों पे चले गए थे। इसलिए जो है ये दिन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिन हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरियन लैंग्वेज की वजह से आज जो है हम यहाँ कोरिया में बैठे हुए हैं। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कोरियन लैंग्वेज की वजह से। अगर कोरियन लैंग्वेज ना होती तो शायद आज आज हम लोग यहाँ पर ना होते। तो हमारे लिए भी जो है ये अहमियत का हमें, आप लोग भी जो है जो कोरियन लैंग्वेज सीखते हैं, आप मेहनत करें। लैंग्वेज जो है एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो मैं भी जो है सीख रहा हूँ, मुझे जो है मतलब टाइम हो गया, लेकिन स्टिल लैंग्वेज इज द लर्निंग प्रोसेस। ये जो है इसकी समंदर है, इसमें इम्तिहान ही है। तो आप लोग भी जो पढ़ते रहें। हनगल नाल जो है जिस तरह इन्होंने कोरियन लैंग्वेज अपने हनगल जो है उसको एक इज्जत की लैंग्वेज बनाई है। हमने जो है उर्दू उर्दू के लिए जो है कोशिश करनी है। उर्दू को भी आप प्रमोट करें। अगर आप कोरिया में उर्दू को प्रमोट करें, अगर आप पाकिस्तान में, तो आप उर्दू पे रिसर्च करें, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता ना, वो आपके इल्म में इजाफा हो जाए। सिर्फ हनगल जी जी जो डे था उसकी मुनासबत से मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। उम्मीद है कि आपके लिए जो है ये यूज़फुल साबित होगी इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी मैं दोस्तों को अपनी तरफ से एडिशनल जो है वो जिक्र करता चलूं कि हंगल जो है, हंगल इनका पहला नाम हंगल नहीं था, ठीक है, ये बाद में बने। और अभी ये मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 23 लेटर्स हैं, राइट। और ज्यादा पहले है ये जी। 27 थे, ट्वेंटी। लेकिन पहले 27 थे। ऑलमोस्ट 23 24 है, लेकिन पहले 27 थे, बीच में से उनमें से कुछ गायब भी हो चुके हैं। और हंगल का जो पहला नाम था वो था हुनमिन छोंग उम। जी जी। हुन हुनमिन जोंगम। ये हुनमिन जोंगम उस हाँ जी, किताब का नाम था। उस किताब का नाम था जिसमें ये लिखे गए थे। लिखे गए थे, लेकिन उसको ऑलमोस्ट वो हुनमिन छोंगमो नहीं कहते थे बाद हाँ में, जी। काफी अरसे के बाद। हाँ जी। और इसमें मुझे जो पर्सनली जो चीज ने जिसने मुझे अट्रैक्ट किया है, और मैं इस चीज को मुझे जो जाती तौर पे पसंद है ये, वो है आर्या। आर्या जी एक मतलब कि हंगल जिस तरह हमारा नुक्ता नहीं होता,
वो था, वो अब कोरियन लैंग्वेज से खत्म हो चुका है। और आर्या जो है वो मुझे कुदरती शुरू से ही, वो मेरे ख्याल में पहला वो था ना। तो जब मुझे पता चला तो मुझे ये आर्या कुदरती तौर पे बड़ा अच्छा लगा। तो इस पे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जो है ना, आर्या पे कोई चीज बनाई जाए, या तो कोई यूट्यूब चैनल बनाया जाए या कुछ इस तरह का बनाया जाए, क्योंकि भूले बिसरे आर्या को जो है ना बैक क्या कहते हैं कि किया जाए, वापस लाया जाए। तो हंगल के लिहाज से भी दोस्तों को काफी इन्फॉर्मेशन हुई है, कोरियन लैंग्वेज के उससे भी हुई है। और एक चीज आपके गोश गुजार करता चलूं कि एक दफा आपको एक ये वाक्य है, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन इंसान उनसे अगर सीखे ना तो बड़ा कुछ सीख सकता है। एक दफा ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब बिजी हैं। अच्छा, मेरा लेक्चर है, मैं लेक्चर तैयार करना है, तो माजर के साथ बस बहुत ठीक है, लंबा। जी जी, बस ठीक है, सॉरी। आखिरी फेरा है, आखिरी जी ओवर। जी जी। तो हुबुल वतनी की बात है, आपसे क्या कहते हैं कि शेयर करता चलूं। एक मेरे सामने जब मैं अपने क्या कहते हैं कि गेट में बैठा हुआ था, तो सामने एक लड़ाई शुरू होगी। तो मैंने उस लड़ाई को एंजॉय शुरू करना शुरू कर दिया। लड़ाई दो बच्चों के बीच हुई थी, तो वो फैमिली भी सारी लड़ पड़ी। अब सब देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो मिस्टेकन है, ठीक है। और सारे बंदे कह रहे हैं कि ये बंदा गलत है, लेकिन उसका जो नाना था ना, वो अपने जो नवासा था उसको डिफेंड किए जा रहे, डिफेंड किए जा रहे, किए जा रहे। और एंड ऑफ द डे नाना जीत गया, ठीक है। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि आपके सामने आपके नवासे ने उसको मारा है, और आपने इतनी लड़ाई की, इतनी लड़ाई की, इवन आप जीत भी गए, तो आपको तो ये मालूम था कि आपके बच्चे ने गलती की है। उसने कहा मुझे बिल्कुल मालूम था कि मेरे बच्चे ने गलती की है, लेकिन अगर मैं भी उसका साथ न देता तो फिर देता कौन, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि हम सारे पाकिस्तानी भाई हैं, हम यहाँ पे सारे अपने मुल्क के सफीर हैं। और काफी गुज़िश्ता दिनों में हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेट वाकये जो हैं वो पेश आए हैं। तो हमेशा ये बात रखें कि अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा। तो इसलिए आपसे आज बहुत लंबी बात हुई, अगर किसी भाई का कोई सवाल रह गया हो तो उसके लिए माजरत, नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमसे कोई गलती गुस्ताखी हो तो माफ कीजिएगा। दिल तो बहुत करता है कि आप दोस्तों के साथ और टाइम स्पेंड करें, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, जैसे अमान भाई ने अभी लेक्चर भी तैयार करना है, ठीक है। और मेरी भी सुबह क्लास है। और इंशाल्लाह हम दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक अपने आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी या मच। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। ओके, बाय बाय।